देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। तो आज हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे जो कि 11 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जिनका कॉमर्स था, अगर किसी का नहीं था तो भी ठीक है, तो भी समझ में आएगा। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो भी फेज होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स जब रेडी करते हैं सबसे पहला क्या करते हैं? जो पहला सीखते हो वही करना पड़ता है। बोलो सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल मैम जर्नल एंट्री। होता है अकाउंट्स का। फिर लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जर्नल होता है, उसके बाद होता है लेजर, ठीक है। और थर्ड फेज में आता है ट्रायल बैलेंस। अब देखो जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा उसका रूल्स होता है, ठीक है, उस हिसाब से करते हैं। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, लेजर को हम लोग लेजर में पोस्टिंग, हाँ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, मतलब क्लासिफिकेशन करके ये रिकॉर्डेड डेटा को पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। बेसिकली लेजर में तो हमें क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। जैसे कैश का सारा आइटम कैश अकाउंट में लिखो, ठीक है, या फिर कुछ और, जैसे कि अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर रिलेटेड आइटम वहां लिखो। कुछ क्रेडिटर है तो क्रेडिटर रिलेटेड, सेल्स है तो सेल्स रिलेटेड, तो क्लासिफिकेशन ही होता है। तो अगर करते कैसे है क्लासिफिकेशन, पोस्टिंग करके ये रिकॉर्डेड डेटा को पोस्टिंग करते हैं और बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस हम लोग का होता क्या है, ट्रायल बैलेंस जैसे ये अकाउंट होता है, लेजर क्या होता है, लेजर अकाउंट होता है टी शेप में, ठीक है। जर्नल ये टी शेप ऐसे ही समझाने के लिए लिखा। और जर्नल हम लोग जो करते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, समथिंग डेबिट करते हैं और टू ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस में कैसे क्या बनता है, तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। और ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बना सकते हैं, बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बना सकते हैं? ट्रायल बैलेंस से क्या बना सकते हैं? अरे फाइनल अकाउंट्स बनाते हो किस चीज से बनाते हो? ट्रायल बैलेंस देखिए। ट्रायल बैलेंस। तो फिर फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो इतना जो 11 में फाइनल अकाउंट्स करते हो, 12 में कंपनी अकाउंट्स करते हो, जो भी करते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है। और ये फाइनल अकाउंट्स जो बनता है, ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में जो भी बनता है, जैसे कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनता है, तो ट्रायल बैलेंस में जो भी ट्रायल बैलेंस पहला बात है स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनता है। ट्रायल बैलेंस में हमें क्या मिलता है, लेजर का बैलेंस, ठीक है, लेजर का जो बैलेंस होता है ना उसका डेटा हमें मिलता है। और उस डेटा को हम लोग फाइनल अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो कुछ आइटम किधर दिखाते हैं, कुछ आइटम को हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड कहाँ पर, पीएल में, और कुछ आइटम हम लोग का कहाँ दिखता है, बैलेंस। कुछ आइटम हम लोग का दिखता है बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग पीएल में जो दिखाते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है, वो सब नॉमिनल अकाउंट होता है। बोलो, वो सब नॉमिनल अकाउंट होता है कि नहीं, जैसे कि हाँ मैम। सेल्स हो गया, परचेज हो गया, या फिर और दोनों सैलरी हो गया, इंटरेस्ट लोन का हो गया। और जो बैलेंस शीट में दिखता है वो क्या अकाउंट होता है, रियल रियल अकाउंट। एंड पर्सनल, दोनों ही होता है। रियल यानी कैश, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर पर्सनल अकाउंट का मतलब डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, ये सब। मैम। हम्म, अच्छा, तो देखो यहाँ पर
ये अभी जो बोला उसको हम थोड़ा लिखवा भी देते क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि लिख लो अभी थोड़ा सा जो भी बताया कि ट्रायल बैलेंस फिर से समझाएंगे, अभी जितना समझा है उसको एक बार लिखवा देना। ट्रायल बैलेंस is a statement which is prepared with the help of with the help of ledger at the end of financial year to find whether debit total agrees with credit total। तो देखो क्या लिखा है कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, मैंने पहले ही बोला, देखो इसका कोई अकाउंट वगैरह नहीं होता। अगर तुम लोग को थोड़ा थोड़ा याद है ट्रायल बैलेंस जब किया था या फिर कभी देखा है, ठीक है, याद आ रहा है तो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ जैसे हम फॉर्मेट वगैरह लिखवाएंगे, यहाँ एक पर्टिकुलर्स होता है डेबिट क्रेडिट, तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्मेट होता है। तो मैंने अभी भी बताया, ठीक है, और लिखवा भी दिया। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर। लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अभी हम लोग वही सब सीखेंगे, बस हम तो जस्ट बता रहे थे यहाँ पर तुम लोग को कि जर्नल के बाद जर्नल से ही लेजर होता है। देखो जर्नल नहीं होगा तो लेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे क्या हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली लेजर नहीं करने बोलता है, बोलता है, लेकिन अगर जर्नल पता नहीं होगा, भले लिखने ना भूले, दिमाग में तो सोचना पड़ता है कि जर्नल ये होगा तब ना लेजर पोस्टिंग होता है, थोड़ी ना डायरेक्ट कोई लेजर पोस्टिंग होता है, ठीक है। जब हम लोग को प्रैक्टिस कर कर करके आदत हो जाता है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई हाँ लेजर में ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। लेकिन सीखना तो पहले जर्नल ही होता है, अगर जर्नल नहीं पता है तो आगे का कुछ भी हमें नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया लेजर, ठीक है। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। अब लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसका दो मेथड होता है, वो हम लोग देखेंगे। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, इतना समझो अभी, ठीक है। अगर पहले का कुछ याद नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं। विद द हेल्प ऑफ लेजर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनता है। बाकी हम लोग किसी भी पीरियड में चाहे तो ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही बनेगा। कभी कभार आगे पीछे भी बन सकता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में तो होता ही है, लेकिन नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के एंड में होता है। बाकी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेट पे बना सकते हैं। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग पीएल देखोगे तो लिखा हुआ रहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इस तरीके से हम लोग लिख के अकाउंट स्टार्ट करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड मतलब ये ईयर के एंड में ही, मतलब पूरे साल भर का इनकम एक्सपेंसेस, मतलब पूरे साल भर का नॉमिनल अकाउंट को हम लोग दिखाते हैं। जो आइटम ट्रेडिंग में जाना चाहिए ट्रेडिंग में, जो पीएल में जाना चाहिए पीएल में, फिर पूरे ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन बैलेंस शीट का अगर देखोगे, बैलेंस शीट में भी लिखा हुआ रहता है, क्या बैलेंस शीट ऐसे लिखा हुआ रहता है बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, नहीं, क्या लिखा हुआ रहता है बोलो तो, बैलेंस शीट क्या As लिखा at by है, as एज एट। on. हाँ, एज एट या एज ऑन। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे लिखा हुआ रहता है, इस पर्टिकुलर डेट पे इस ऑर्गेनाइजेशन का कितना एसेट है और कितना लाइबिलिटी है, ये चीज लिखा हुआ रहता है। तो वो भी देखो नॉर्मली ईयर एंड पे ही बनता है बैलेंस शीट, हर कभी भी तो बनता नहीं है, ईयर एंड पे बनता है, बट वो एक पर्टिकुलर डेट का डेटा बताता है। लेकिन पीएल या ट्रेडिंग हमें पूरे ईयर का डेटा का जो है डिटेल्स बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है वो भी बैलेंस शीट के जैसा ही है। ट्रायल बैलेंस भी हमें एज ऑन ऐसे लिखना पड़ता है, एज ऑन या एज एट, इस डेट पे ये ट्रायल बैलेंस का कंडीशन है, ठीक है। और इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, डेबिट टोटल एग्री है क्रेडिट टोटल के साथ या नहीं। मतलब इसका मतलब क्या कि डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल के साथ एग्री है क्या नहीं, इसका मतलब समझो। अब देखो जैसे मैंने बोला कि
ट्रायल बैलेंस जो है हम लोग का क्या बोलते हैं उसे लेजर से बनता है, ठीक है। अब जैसे ट्रायल बैलेंस कैसे होता है, ये डेबिट कॉलम, इधर क्रेडिट कॉलम, और इधर हो जाता है पर्टिकुलर्स, ठीक है, इधर हो गया पर्टिकुलर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम लिखते हैं, डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, एसेट्स हो गया, इस तरीके का चीज लिखते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोग कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, ये सब डेटा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और यहाँ पर अकाउंट का नाम लिखते हैं, वो हम फॉर्मेट बताएंगे तब देखोगे। जैसे मान लो मैंने एक एंट्री लिखा परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, परचेज टू क्रेडिटर बोल के यहाँ पर आ गया मान लो 10,000 और 10,000, ठीक है, ये जो समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब मेरा दो लेजर होगा, ये जर्नल एंट्री हो गया, दो लेजर, एक परचेज होगा, एक क्रेडिटर होगा। तो परचेज में क्या लिखेंगे, परचेज में लिखेंगे टू क्रेडिटर 10,000, और क्रेडिटर में क्या लिखेंगे, बाई परचेज। तो देखो परचेज में परचेज कभी नहीं आता, क्रेडिटर में क्रेडिटर नहीं आता, ऑपोजिट एंट्री ही होता है। तो परचेज में परचेज नहीं आएगा तो क्या पोस्ट होगा, टू क्रेडिटर। और वैसे क्रेडिटर में क्रेडिटर नहीं आएगा तो क्या पोस्ट होगा, परचेज। अब परचेज के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब वो बाई है, बाई तो लिखना जरूरी नहीं होता है ना, हमें लिखने के लिए नहीं बोलता है, जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अब इसको क्लोज करेंगे तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, इसको क्लोज करेंगे तो इसको लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी बोल के, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर भी 10,000। अब ये जो बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। वैसे दो मेथड से होता है, अभी बैलेंस वाला ही समझा रहे हैं, बाकी देखो धीरे धीरे हम लोग दो मेथड ही समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, जैसे ये बैलेंस आया ना हम लोग का परचेज का, तो हम लोग एक परचेज अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में अकाउंट का ही डिटेल्स लिखा जाता है, ठीक है, अकाउंट्स के बैलेंस का डिटेल्स। तो इधर लिख दिया क्रेडिटर। अब क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैसे भी बैलेंस क्रेडिट ही है ना, देखो इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है। जब ये टू बैलेंस सीडी लिख रहे हो, इस बैलेंस को क्या बैलेंस बोलते हो, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस मैम, क्रेडिट है और क्रेडिट, परचेस हाँ परचेस को डेबिट, ये क्रेडिट बोला जाता है। क्यों डेबिट। बोला जाता है बोलो तो, इधर कितना है 10,000, इधर भी 10,000 होना चाहिए। तो हम लोगों ने उधार किससे लिया, इधर से 10,000 उधार लिया तब जाके बैलेंस हुआ। और इधर का अगर बोलोगे, इधर आया था 10,000, ठीक है, अब मुझे इधर भी 10,000 करना था तो मैंने यहाँ से 10,000 उधार ले लिया, ठीक है, तो ये डेबिट का मैंने उधर ट्रांसफर किया तब जाके होगा। ये क्रेडिट इधर ट्रांसफर हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस। परचेस, हाँ परचेस फिर इधर लिखेंगे डेबिट कॉलम में, वैसे भी एक्सपेंसेस इधर होता है, इधर क्रेडिट कॉलम में क्या लिखेंगे 10,000, ठीक है। अब ये दोनों को जब टोटल करोगे तो दोनों साइड 10,000 करके मैच हो गया। ये मैंने एक ही करके दिखाया, बहुत सारा तो करना पॉसिबल नहीं। अब मान लो ऐसा करके बहुत सारा डेटा लिखने के बाद हम लोग का टोटल कुछ इस तरीके से आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग का डेबिट इक्वल अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो इसका मतलब, ये तो हम लोग देखो बैलेंस लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्लियर होता है, पता है इससे क्या बात क्लियर होता है कि ये देखो हमें फाइंड आउट करने को मिल गया कि डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल के साथ एग्री है कि नहीं है। अगर एग्री नहीं है, यहाँ एग्री है तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, अगर एग्री नहीं है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। और एग्री करने से हमें क्या पता चलता है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है। एरिथमेटिकल का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, ठीक है, इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन को एरिथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो जैसे भी करके ये 10,000 निकाला है, ये हमारा एक्यूरेट है, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हुआ तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, मतलब एड लेस प्लस माइनस जो भी हम लोगों ने किया है वो सही है। तो एक्चुअली ट्रायल बैलेंस हम लोग को क्या देता है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, टू फाइंड वेदर डेबिट टोटल एग्रीज विद क्रेडिट टोटल, क्यों हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, ताकि हम लोग एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब देखो इसके पहले हम तुम लोग को यहाँ से थोड़ा बता देते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी तुम लोग चाहो तो ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है कि, सेकंड इसके नीचे वाला लाइन, इंट्रोडक्शन,
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब जर्नल लेजर आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो बोल रहा है एग्रीमेंट इंडिकेट्स अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क, इफ द टू साइड डू नॉट एग्री देन देयर इज सिंपली एन अरिथमेटिक एरर। अगर बाई चांस दोनों साइड मैच नहीं हो रहा है तो इससे पता चल रहा है हम लोगों ने कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस में गलती कर दिया होगा, इसीलिए ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला ऑब्जेक्टिव लिखवाते हैं, चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। एक ऑब्जेक्टिव तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना, टू ascertain the arithmetical accuracy of the ledger अकाउंट, ठीक है। लेजर अकाउंट का एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब देखो ट्रायल बैलेंस में तो कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। बाई चांस मान लो इधर 10,000 लिखते हुए मैंने 1,000 लिख दिया, तो एक साइड 1,000 आ जाएगा, एक साइड 10,000 आ जाएगा, मतलब एक अकाउंट में गलती कर दिया। तो इससे पता चलता है कि मेरा एरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं आया, मतलब सपोज कि मैंने इधर 1,000 लिख दिया 10,000 की जगह, तो इधर भी बैलेंस हम 1,000 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर एक साइड टैली होगा, एक साइड नहीं होगा, तो इससे पता चलेगा कि मैंने लेजर में कुछ ना कुछ गलती कर दिया होगा, ठीक है, ये पता चलता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो टू हेल्प इन, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। फिर पॉइंट 3 लिखो, ये वाला लिखो एक मिनट। टू टू obtain a summary of ledger account, to help in the preparation of फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो जिसमें से देखो ये दो पॉइंट तो मैंने समझा ही दिया, ठीक है, कि हम लोग ट्रायल बैलेंस से ही अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में हमें क्या मिलता है, लेजर का बैलेंस मिलता है, ठीक है, लेजर का बैलेंस मिलता है उससे। जैसे कि मान लो ये जो एग्जांपल देख रहे हो अभी मैंने बनाया, अब जब फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ट्रेडिंग, ऐसे रफली लिख रहे हैं तो स्पेलिंग वगैरह हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है। और क्या बनता है, बैलेंस शीट। अब मुझे बोलो ये परचेज किधर लिखेंगे, ये परचेज जैसे ही देखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग है टू परचेस, बैलेंस शीट हाँ टू परचेस क्रेडिट, हाँ, और ये बैलेंस शीट में क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी लायबिलिटी साइड साइड।
10,000, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया ट्रायल बैलेंस का, कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और अगर मैच नहीं हुआ तो इससे पता चलेगा हम लोगों ने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलत कर दिया है। फिर बोल रहे टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, ठीक है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो एरर है ना, अगर मैच नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ एरर है, तो वो फिर एरर तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग का, एक तो देखो एरिथमेटिकल एरर हो सकता है, इसके अलावा भी अगर कुछ एरर है तो भी हम लोग जो है कुछ एरर होता है फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ एरर जो है ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट करके नहीं भी देता है, ठीक है। तो एरर लोकेट करने में हमें हेल्प करता है, जैसे कि गलती, अगर हमारा अमाउंट टैली नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ गलत लिखा है, तो हम लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, एक साइड 1000 लिखा था, तो वही बोल रहा है कि टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, ताकि मैच नहीं हुआ तो फिर एरर लोकेट करने में हेल्प करेगा। फिर बोल रहा है ये हमें लेजर का समरी देता है। लेजर का समरी मतलब जैसे कि देखो, ये तो मैंने 2 लेजर बनाया, ऐसा कितना सारा पूरे ईयर में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का लेजर होगा, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना लेजर, लाखों लेजर हो सकता है, ठीक है। वैसे देखो सब्सिडियरी बुक्स बनाया जाता है, बहुत ज्यादा लेजर ना बने उसको कम करने के लिए, वो जब हम लोग सब्सिडियरी बुक्स पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ऐसे परचेज है, क्रेडिटर है, सेल्स है, मेन मेन, और जो लेजर है वो तो सब ऑर्गेनाइजेशन का बनेगा, जैसे सेल्स का, डेटर का, कैश का, बैंक का, ठीक है। ये सब तो लेजर बनता ही बनता है हर एक छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये लेजर का बैलेंस हम लोग लिख रहे हैं। अब हमें परचेज पूरे साल भर में हम लोगों ने कितना बार क्या परचेज किया वो हमें देखना नहीं है, हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरा परचेज में लास्ट बैलेंस कितना दिख रहा है, मतलब मुझे ये परचेज का बैलेंस मुझे क्या बताता है, ये परचेज का बैलेंस मुझे क्या बताता है कि मुझे क्रेडिटर को कितना रुपए 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा, मुझे इनको 10,000 रुपए देना पड़ेगा, ये बता रहे। तो मुझे इतना नहीं देखना है कि मैंने पूरे साल भर कितना, मुझे बस ये देखना है कि मुझे अब क्रेडिटर को कितना पे करना पड़ेगा। तो हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे पूरे साल भर में कितना कैश आया कितना गया मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस इतना पता करना है आज मेरे पास कितना कैश है, तो हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा। मुझे ये पता करना है डेटर से मुझे कितना रिसीवेबल है, पूरे साल भर में कितना सेल परचेज किया मुझे नहीं देखना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे पास कितना फर्नीचर मैंने खरीदा फिर कितना बेच दिया, लॉस में प्रॉफिट में, मुझे बस ये पता करना है मेरे पास अभी जो करेंटली फर्नीचर है उसका जो है वैल्यू कितना है, ठीक है। तो फिर हम अगर ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मुझे हर एक अकाउंट का बैलेंस ही बताता है ना। तो यहाँ पर वही चीज बोला है टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट। तो क्योंकि लेजर का समरी रहता है तो पूरे लेजर को डिटेल्स में नहीं देखना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो हमें लेजर का समरी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद भी इतना सब बेनिफिट होने के बाद भी लेकिन ट्रायल बैलेंस हमें हर एक एरर को फाइंड आउट करके दे दे, ऐसा पॉसिबल लेकिन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक एरर को वो फाइंड आउट करके दे दे। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस में देखो, एसेट इधर लिख देते हैं, एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड पुट होगा, ठीक है। वहां मैंने छोटा सा लिखा था, और कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी, हाँ रेवेन्यू ठीक है लिखा था मैंने, कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू, इस तरीके का रेवेन्यू आइटम ये सब हम लोग का जाता है क्रेडिट साइड, ठीक है। ये यहाँ जगह था तो लिख दिया, इस रूल्स के ऊपर बेस करके ही हम लोग का ट्रायल बैलेंस जो है वो बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद भी ट्रायल बैलेंस हमें सारा एरर, जैसे कि हम बोल रहे थे, सारा एरर फाइंड आउट करके नहीं दे सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख देते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें कभी कभी पूछ लेता है तो हम एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, इवन इफ द ट्रायल बैलेंस एग्री सम एरर्स may remain, do you agree?
एक्सप्लेन। तो बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया, फिर भी हो सकता है कि कुछ एरर रह गया, तो इस बात को हमने एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे। इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, some error may remain. These may be of the following types. Transaction has not been entered at all in journal. लिखो, समझा देंगे एग्जाम्पल्स। A wrong amount has been written in both columns of journal. A wrong account has been mentioned in the journal. An entry has not at all been posted in the ledger. Entry is posted twice in the ledger. देखो, तो ये जो 5 डेटा यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ये 5 तरीके का एरर अगर हो तो भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। जैसे कि पहला क्या लिखा है, देखो, ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन जर्नल। जैसे कि मान लो एक एंट्री होना चाहिए था, सपोज करो कि कैश टू सेल्स, ठीक है, एक एंट्री होना चाहिए था कैश टू सेल्स, मान लो 1000 रुपए, ठीक है। अब हम लोगों ने ये एंट्री किया ही नहीं, ये एंट्री हम लोगों ने किया नहीं, इसको बोलते हैं ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। इस तरीके की गलती को बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दोनों, ना तो डेबिट लिखा ना तो क्रेडिट लिखा, तो डेबिट क्रेडिट अगर दोनों ही नहीं लिखा, इसको बोलते हैं फुल ओमिशन, ठीक है। एक होता है पार्शियल, एक होता है फुल ओमिशन। तो अगर हम लोगों ने एंटर किया ही नहीं, ठीक है, तो अगर एंटर किया ही नहीं तो जर्नल नहीं बना, तो फिर ये इससे इसमें जर्नल के बाद जो लेजर बनता है, क्या लेजर में ये पोस्ट हो सकता है? अगर ये हम लोगों ने एंट्री करना हम लोग भूल गए तो क्या ये पोस्ट हो सकता है लेजर में? ना मैम। तो अगर लेजर में नहीं पोस्ट मैम। नहीं होगा, हाँ, तो फिर क्या ये ट्रायल बैलेंस में आएगा? बोलो, अगर जर्नल ही नहीं आए तो फिर क्या ना मैम। इसके वजह से, हाँ, क्या इसके वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा?
बाकी मान लो इस 5 ट्रांजैक्शन था, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 4 ट्रांजैक्शन सही सही जर्नल भी किया, सही सही उसका लेजर भी, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, जर्नल के बाद हाँ लेजर भी किया। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं, तो मान लो हम लोग का जो भी अकाउंट है वो 4 वो हम लोगों ने लिख दिया। ये अब टैली होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ नहीं लिखा হ্যাঁ बोल ম্যাম के कि হবে। होगा, मैम ठीक टैली है, हो जाए। हो जाएगा। बाकी क्योंकि देखो बाकी चीजों से क्या लेना देना, मतलब ये 1000 लिखा ही नहीं मैंने, ना तो डेबिट 1000 लिखा ना तो क्रेडिट 1000 लिखा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। 4 ट्रांजैक्शन के साथ जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बन के ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ठीक है, आराम से टैली हो जाएगा। मान लो जो भी बैलेंस रहा, ठीक है, या फिर 2 एंट्री था कैश टू सेल्स, मान लो एक एंट्री था परचेज टू कैश, ठीक है, तो ये मान लो था 5 रुपए, ये 5 रुपए, ठीक है, तो हम लोगों ने परचेज बोल के डेबिट साइड जो है लिख दिया 5 रुपए, या फिर ऐसे कर देते ना परचेज टू क्रेडिटर कर लेते, चलो तो फिर दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है, परचेज टू क्रेडिटर, तो यहाँ परचेज यहाँ क्रेडिटर, यहाँ डेबिट में 5 और ये क्रेडिट में 5, ये टैली हो गया। नहीं तो 1005 होता, ठीक है, अगर ये भी हम लोग कर देते, मतलब ये एंट्री अगर हम लोग सही सही कर लेते, जो कि हम लोग करना ही भूल गए, तो मेरा टोटल 1005 होता, लेकिन 5 हुआ टैली हो गया। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो बोल रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन एंट्री हुआ ही नहीं है एट ऑल, का मतलब ना तो डेबिट साइड ना तो क्रेडिट साइड, लेकिन अगर उल्टा होता ना तब टैली हो जाता। मतलब हम ये उल्टा होने का मतलब हम ये बोल रहे हैं, मान लो मैंने कैश अकाउंट डेबिट तो किया बट सेल्स लिखना भूल गए, तो भी क्या टैली हो जाता। मान लो मैंने 4 ट्रांजैक्शन किया না 5 में ম্যাम। से, तब नहीं होता, ठीक है। कैश का तो अपना ट्रायल बैलेंस में कैश बोल के 1000 आ जाता ना, तब फिर क्या होता, एक साइड 1005 दिखता और एक साइड सिर्फ 5 दिखता, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, एट ऑल का मतलब हम लोगों ने पूरा पूरा ट्रांजैक्शन ओमिट कर दिया, उसमें ऐसा होगा। तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया बट हमें पता ही नहीं चला, हम लोगों से तो एक गलती हुआ है कि हम लोगों ने ट्रांजैक्शन का एंट्री किया नहीं। फिर बोल रहा है रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन द बोथ कॉलम ऑफ द जर्नल। अब बोथ कॉलम में अगर रॉन्ग अमाउंट दिया, अब जैसे मान लो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन तो किया पांचों का पांचों, बट कैश टू सेल्स में मैंने इधर 100 और इधर 100 लगा दिया, और एक ये वाला ट्रांजैक्शन था, तो 2 ट्रांजैक्शन से ही एग्जांपल लेते हैं। तो देखो मेरा परचेज क्रेडिटर और क्या अकाउंट आएगा, कैश और एक सेल्स, ক্যাশ ठीक है। এন্ড সেলস। हाँ तो फिर परचेज में हम लोग कितना लिखेंगे, परचेज मेरा 5, क्रेडिटर इधर 5, कैश में मेरा 100, और कैश में डेबिट में जाएगा, मैंने क्रेडिट में लिख दिया गलती से, और सेल्स मेरा, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है तो ठीक है इसका इधर हो जाएगा। मैंने ऐसे लेजर करके दिखाया नहीं, बट देखो ये अकाउंट देख के समझ जाओ कि रियल अकाउंट मतलब मेरा जो रियल अकाउंट है वो किधर जाता है, एसेट, एसेट भी बोल सकते हो, एसेट जो है मेरा डेबिट साइड जाता है, एसेट और एक्सपेंसेस, और मेरा लाइबिलिटी और रेवेन्यू और जो है मेरा कैपिटल, ये सब क्रेडिट साइड जाता है, ठीक है, हमेशा ये डेबिट ये क्रेडिट होता है। तो 105 तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, बट गलत है फिर भी, क्यों, क्योंकि मेरा ये 100 नहीं था, मेरा 1000 था, ठीक है। इसको ये जो 100 की जगह 1000 की जगह 100 लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं पता है, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब वही कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब पढ़ोगे, ठीक है, तब देख लो। फिर बोल रहा है ए रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन इन द जर्नल। हम लोगों ने एक रॉन्ग अकाउंट ही लिख दिया, ठीक है, अकाउंट हम लोगों ने गलत लिख दिया। जैसे कि मान लो कि हम अकाउंट कैसे गलत हो सकता है, अकाउंट जैसे मान लो मुझे करना था ए टू कैश, ठीक है, 50-50, मैंने कर दिया बी टू कैश 50-50, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, इससे जो ट्रायल बैलेंस बनेगा ম্যাম ট্যালি হয়ে যাবে। टैली हो जाएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये बात कि एक रॉन्ग अकाउंट, ম্যাম এরর অফ প্রিন্সিপাল বলে এটা মনে হয়। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये वाला एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, पता है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल तब होगा, देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसा होता है पता है, देखो वो भी बताते हैं। जैसे कि मान लो हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया है 100 रुपए का, ठीक है, तो फिर इसका एंट्री क्या होना चाहिए, ম্যাম ফার্নিচার টু ক্যাশ। फर्नीचर टू कैश, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कर दिया परचेज टू ओके कैश, ক্যাশ तो আচ্ছা। इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब मेरा
प्रिंसिपल ही मैंने बदल डाला, क्योंकि एसेट खरीदने से तो एसेट को डेबिट करना होता है, हम लोग तो परचेज को डेबिट नहीं कर सकते ना, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और यहाँ पर क्या हो गया पता है, नाम गलत कर दिया। मतलब डेटर मेरा ए था, सॉरी क्रेडिटर मेरा ए था, मैंने क्रेडिटर को पे किया, बट मैंने ए की जगह बी लिख दिया, नाम मैंने गलत लिख दिया है। दूसरे मान लो मुझे ए को पैसा देना था, बी को भी देना था, बट अभी तो ए को दे रहे हैं बट नाम बी का लिख दिया। ऐसी चीजों से जो गलती होता है वो हो रहा है मेरा ये वाला। और जो प्रिंसिपल एरर है वो ऐसा है। और प्रिंसिपल एरर जैसे मान लो मैंने एक ओल्ड एसेट खरीदा जिसको मैंने रिपेयर करवाया यूज करने के पहले, तो उस रिपेयर का खर्चा हुआ है मान लो 50 रुपए, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए? रिपेयर टू कैश। नहीं, तब तो प्रिंसिपल एरर हो गया। एसेट को खरीदने के पहले, यूज करने के पहले, खरीदने के मैम बाद फर्नीचर टू कैश ही होता हाँ मुझे। वो एसेट में ही डेबिट हो जाएगा, एसेट टू कैश, ठीक है। क्योंकि जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होता है तब तक एसेट पे किया गया हर एक खर्चा एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। अगर हम लोग इसे रिपेयर टू कैश लिख देंगे तो वो भी हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल एरर, ठीक है। समझ में आया प्रिंसिपल एरर? मैम तो ये देखो ये होता है हम लोग का प्रिंसिपल एरर। ये देखो एन एंट्री हैज नॉट बीन एट ऑल बीन पोस्टेड, एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। अच्छा ये हो गया, रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन इन द जर्नल। ये रॉन्ग अकाउंट देखो, दोनों वाला ही रॉन्ग अकाउंट हो जाएगा। ये वाला भी रॉन्ग अकाउंट है, ये वाला भी रॉन्ग अकाउंट है, मतलब प्रिंसिपल एरर भी रॉन्ग अकाउंट हो जाएगा। अच्छा इसके बाद बोल रहा है एन एंट्री हैज नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। अगर हम लोगों ने लेजर में एक एंट्री पोस्ट किया ही नहीं तो भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं मैंने तो पूछा नहीं। जैसे फर्नीचर टू कैश करना था, मैंने परचेज टू कैश कर दिया, तब भी टैली हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर भी डेबिट बैलेंस, परचेज भी डेबिट बैलेंस, तो टैली तो हो जाएगा। बट फर्नीचर अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट दिखेगा, बट टैली हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी एसेट टू कैश होना चाहिए बट रिपेयर टू कैश कर दिया, तब भी टैली हो जाएगा, बस रिपेयर अकाउंट दिखेगा एसेट अकाउंट की जगह। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हम बता रहे थे, ये वाला, ठीक है। इसमें बोला है कि एन एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। अच्छा लेजर में अगर हम लोगों ने एंट्री पोस्ट नहीं किया, जैसे कि मान लो मैंने ये जर्नल एंट्री तो पास किया बट लेजर में पोस्ट नहीं किया, तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? मान लो मेरा ये एक एंट्री था, ये एक एंट्री था, जिसमें से मैंने एंट्री तो दोनों ही पास किया बट इसका लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ, एक का लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ, एक का लेजर पोस्टिंग हुआ, तो क्या ट्रायल बैलेंस नहीं टैली करेगा? सोच के देखो। मान लो मेरा दो एंट्री, कैश टू सेल्स, परचेज टू क्रेडिटर। अब मैंने कैश टू सेल्स का लेजर पोस्टिंग किया, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाया, बट परचेज टू क्रेडिटर का लेजर पोस्टिंग नहीं किया, तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? ना मैम टैली हो गई। मैम टैली हो होगा, जाएगा। होगा, बस टोटल कम रहेगा, टैली तो हो ही जाएगा ना। और ये जो बोला है फिफ्थ नंबर, एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। अब हम लोगों ने लेजर में दो बार पोस्टिंग कर दिया, लेजर में दो बार पोस्टिंग कर दिया, मतलब जैसे मान लो कि कैश टू सेल्स, जब मैंने कैश अकाउंट बनाया तो टू सेल्स 1000, फिर टू सेल्स 1000 गलती से लिख दिया, ठीक है। फिर जब क्लोज हुआ इधर 2000 दिख रहा है, बाई बैलेंस सीडी बोल के। सेम तरीके से मान लो मैंने सेल्स में भी वही गलती कर दिया, बाई कैश दो बार लिख दिया, 2000, इधर भी 2000 आ गया, फिर मैंने इसके बाद ट्रायल बैलेंस बना लिया। तो बोलो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा? ना टैली हो गई। हो जाएगा आराम से, बस अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा दिखेगा, जो दिखना चाहिए उससे ज्यादा दिखेगा। तो देखो ये एरिथमेटिकल वही बोल रहा है, देखो एक तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी देता है, मतलब टोटल करने से इतना पता चलता है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब मैंने जो भी डेबिट लिखा जो क्रेडिट लिखा वो सही। एक चीज समझो क्यों ये एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का बार बार बात हो रहा है। देखो जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल से ही तो स्टार्ट होता है, तो हम लोग समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट करते हैं, और हमें पता है हर एक जर्नल एंट्री में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, तब जाके जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। ऐसा तो नहीं होगा डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने जर्नल में डेबिट क्रेडिट सेम किया है, मतलब इक्वल रहा है, तो
मेरा लेजर भी अगर सही बना है, ठीक है, लेजर भी उसी हिसाब से सही बना है, करेक्ट बना है, तो मेरा ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट क्रेडिट मैच हो जाता है तो इससे पता चलता है कि मैंने यहाँ पर भी सही कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने सही कर रखा है। यहाँ अगर मैंने 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट जैसे कैश टू सेल्स ये किया, फिर उसके बाद लेजर बनाया, उसमें भी मैंने जितना डेबिट उतना क्रेडिट अमाउंट ही लिखा, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। बस इतना एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बता है। बट अगर इसके अलावा हम लोगों ने इस तरीके का कुछ गलती कर दिया तो वो ट्रायल बैलेंस के लिए बताना कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, या फिर मान लो वो फुल ओमिशन होना चाहिए, पार्शियल ओमिशन होगा तो फिर जो है एक साइड मैच होगा, मतलब एक साइड कम दिखेगा एक साइड ज्यादा दिखेगा। फिर रॉन्ग अगर अमाउंट लिख दिया दोनों जगह पे, ठीक है, दोनों जगह पे डेबिट में भी क्रेडिट में भी, तो भी फिर आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है, मतलब थ्रू ट्रायल बैलेंस, ठीक है। रॉन्ग अकाउंट मेंशन कर दिया या फिर हम लोगों ने जो है 2 बार पोस्ट कर दिया, ठीक है, और ये एंट्री जो है पोस्ट किया ही नहीं लेजर में, या फिर 2 बार पोस्ट कर दिया, तो ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस का क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस का लिमिटेशन बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा, मतलब मैंने तो एकदम छोटा छोटा करके लिखवा दिया है, ये देखो यहाँ से ये चीज ही बोला है, वंस दिस एग्रीमेंट इज एस्टेब्लिश्ड, मतलब अगर एग्री हो जाता है, देयर इज रीजनेबल कॉन्फिडेंस दैट द अकाउंटिंग वर्क इज फ्री फ्रॉम क्लैरिकल एरर। तो क्लैरिकल एरर नहीं है, इस चीज का हमें जो है एक आइडिया हो जाता है कि अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हुआ है तो क्लैरिकल एरर नहीं है, दो इट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ 100% एक्यूरेसी। 100% का मतलब होता है 100%, बट 100% एक्यूरेट है मेरा पूरा अकाउंट, इसका जरूरी नहीं है। क्यों? बिकॉज सम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कंपेंसेटिंग एरर में स्टिल रिमेन। अच्छा देखो, जैसे ये वाला ना एरर ऑफ प्रिंसिपल था, तो मैंने यहाँ लिखा था ना एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर मतलब मुझे क्रेडिटर ए का नाम लिखना था, मैंने क्रेडिटर बी का नाम लिख दिया, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर, तो इस तरीके के एरर को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो कि अभी हम लोगों ने समझा। ये देखो वही बोला, बिकॉज सम एरर ऑफ प्रिंसिपल कंपेंसेटिंग एरर में स्टिल रिमेन, फिर भी हमारे रह सकते हैं। एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस तो हमें इसमें किसी तरीके का हेल्प कर नहीं सकता है फाइंड आउट करने में। अच्छा, फिर बोल रहा है जनरली टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट मंथली इंटरवल। जैसे मैंने बोला ना कि ईयर एंड में भी बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंथली इंटरवल में भी बनता है ट्रायल बैलेंस, तो एक्यूरेसी को मतलब अच्छे तरीके से एक्यूरेसी रहे, ठीक है। तो बहुत बड़ा मतलब बहुत लंबे पीरियड के बाद अगर ट्रायल बैलेंस बनेगा तो फिर उसे सही करने में दिक्कत होता है, तो मंथली इंटरवल में जो है ट्रायल बैलेंस नॉर्मली बना लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है देखो, बट बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड वन कैन प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एट एनी टाइम। लेकिन जैसे मैंने बोला जरूरी नहीं है, वैसे कभी भी चाहो बना सकते हैं। Though a trial balance can be prepared at any time, but it is preferable to prepare it at the end of the reporting period. मतलब कभी भी बनाओ ठीक है, किसी भी इंटरवल में बनाओ, लेकिन जब रिपोर्टिंग पीरियड आता है तब लेकिन बनना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। Which may be month end, quarter end, year end to ensure the arithmetical accuracy of the all accounts before the preparation of financial statement, ठीक है। बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले तो ये बनना ही चाहिए, नहीं तो कैसे बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वही फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस तो वैसे कभी भी बन सकता है, मंथली इंटरवल में बना लो, क्वार्टरली गैप में बना लो, या फिर ईयर एंड में बना लो, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाओ उसके पहले जरूर बना लो, नहीं तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाओगे, ठीक है। It may be noted that trial balance is a statement and not an account। और ट्रायल बैलेंस हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं होता। अकाउंट होता तो वो टी शेप में होता, ठीक है, ये अकाउंट डेबिट क्रेडिट कुछ फॉलो नहीं करता है, ये लेजर के डेटा को दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो मैंने देखो ऑलरेडी तुम लोग को लिखवा दिया है, ठीक है, ये देखो
posting and other accounting process have been carried out without committing arithmetical errors. ठीक है, ये यहाँ से नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैंने बता दिया है, वो करने से ही काफी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग ट्रायल बैलेंस का जो है ये देखो, ट्रायल बैलेंस का ये वाला पढ़ो। देखो, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एज ऑन लिखा जाता है। ठीक है, एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो चलो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड भी लिख देते हैं, उसके साथ साथ फॉर्मेट भी बना लेते हैं। दो तरीके का मेथड होता है, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड। टोटल मेथड, अंडर टोटल मेथड every ledger account is totaled and that total amount both of debit side and credit side is transferred to trial balance. Transferred to trial balance. Second, balance method. Balance method. Under this method, every ledger account is balanced and those balances only are carried to the trial balance. और फॉर्मेट ऐसा होता है, ट्रायल बैलेंस एज एट डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आता है नेम ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस का साइन, क्रेडिट रुपीस का साइन। तो यहाँ अकाउंट्स का नाम लिख देंगे, जैसे एसेट हो सकता है अकाउंट्स में, एसेट होने से किधर जाएगा बोलो, एक्सपेंसेस या लॉसेस हो सकता है। एसेट होने से किधर लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट मैम। डेबिट। और एक्सपेंसेस और लॉसेस? डेबिट साइड। डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखते हैं ड्राइंग्स, बोलो ड्राइंग्स किधर जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। अच्छा, फिर इनकम एंड गेन्स?
बोलो। क्रेडिट side, साइड, क्रेडिट क्रेडिट साइड, साइड, कैपिटल, क्रेडिट साइड, credit side, लाइबिलिटी। credit, क्रेडिट साइड, तो इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा आइटम इधर आना चाहिए। फिर ऐसे करके हम लोग टोटल करते हैं लेजर। तो देखो लेजर फोलियो नंबर तो इसलिए होता है कि कौन से पेज में हम लोगों ने लेजर बनाया था उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब ये जो मेथड लिखा हुआ है, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। तो टोटल मेथड में क्या लिखा है देखो, अंडर टोटल मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल एंड द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज ट्रांसफर्ड टू ट्रायल बैलेंस। और बैलेंस मेथड में लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस एंड दोस बैलेंस ओनली आर कैरिड टू द ट्रायल बैलेंस। अभी क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो लिमिटेशन भी मैंने बता दिया, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वही लिमिटेशन है। तो टोटल मेथड देखो, टोटल मेथड में क्या बोला है, टोटल मेथड में बोल रहा है कि अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल। जैसे कि ये वाला देखो, ये इलास्ट्रेशन 1 में देखो कैश अकाउंट है, ठीक है, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है, गिवन बिलो इज अ लेजर extract relating to the business of X and company as on 31st March 2022 you are required to prepare the trial balance by the total amount method। तो क्वेश्चन अगर मेथड मेंशन कर देगा तो हमें वही मेथड फॉलो करना है, अगर मेंशन नहीं करेगा तो कौन सा मेथड फॉलो करना है वो हम बताते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर कैश अकाउंट दिया हुआ है, फर्नीचर तो बना हुआ है, हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला है। तो हम लोग किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, एक पहले बना के देखिए। सबसे पहले तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या नाम है, एक्स एंड कंपनी, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट, ऐसे लिखना पड़ेगा, एज एट 31st March 2022, 31st of March 2022। तो कॉलम बन जाएगा नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, क्योंकि हम लोग टोटल मेथड कर रहे हैं ना, हम लोग को बोला है कि टोटल अमाउंट मेथड से, तो हम लोग टोटल बोल के लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, क्योंकि ये टोटल वाला मेथड है, इसी वजह से हमेशा डेबिट पहले उसके बाद क्रेडिट वाला कॉलम बनेगा। अच्छा, तो सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पर लेजर का समरी मिलता है, तो लेजर किस चीज का है, कैश का है, तो कैश लिखा। अब टोटल मेथड हमें कैसे करने के लिए बोल रहा है अंडर टोटल मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल एंड द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। तो ये जो कैश अकाउंट है, इसका डेबिट साइड का टोटल कितना है बोलो, क्या वही तो है, देख के तो बताना है। 35,500, हाँ, 35,500। तो ये 35,500 कौन से साइड का टोटल है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो डेबिट साइड में लिख देना है 35,500, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बोलो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल 35,500, नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल मतलब क्या, लेजर छोटा पोस्टिंग माइनस से, हाँ ये माइनस होगा ना, ये सब मिला के जो होगा वो, ये तो बैलेंस है, ये थोड़ी ना हमारा लेजर पोस्टिंग से आया, तो इसके अलावा बाकी अमाउंट, तो सीधा इससे इतना माइनस कर दो, 28,000, हाँ 28।
इस तरीके से ये फर्नीचर, तो फर्नीचर का तो वैसे बैलेंस जो है, फर्नीचर का फिर क्या लिखोगे, हम बोलेंगे जो तुम लोग ही बताओ। हम पहले फर्नीचर लिख लेते हैं अकाउंट में नाम, फर्नीचर अकाउंट बोले, टोटल डेबिट में क्या लिखे? 3000। 3000। और क्रेडिट में? क्रेडिट में कुछ नहीं। क्योंकि ये बैलेंस तो लेना है नहीं, कुछ पोस्ट नहीं हुआ है तो क्रेडिट साइड कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। फर्नीचर के बाद सैलरी, बोलो सैलरीज अकाउंट का क्या करें? मैम क्रेडिट। नहीं, डेबिट होगा 2500। डेबिट होगा, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं है। देखो जो पोस्टिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, तो पोस्ट तो ये है टू कैश, ये तो बैलेंस है, तो ये तो हमें नहीं देखना है, तो जिधर पोस्टिंग है उधर का टोटल लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो जीरो, तो फिर 2500 डेबिट्स है, ठीक है। अच्छा ये वाला खाली रहेगा। नेक्स्ट श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ठीक है, तो श्याम अकाउंट का बोलो क्या लिखें? 21500। किधर लिखे? डेबिट साइड डेबिट डेबिट साइड 21500, हाँ, और क्रेडिट साइड 25,000। 25। 25। डेबिट परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट साइड का टोटल कितना लिखे? 26,000। और क्रेडिट साइड কিছু হবে না ম্যাম। 26,000, क्रेडिट साइड जीरो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर परचेज रिटर्न बोलो। डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में क्रेडिट 500। साइड 500। हाँ 500। परचेज रिटर्न अकाउंट, राम्स अकाउंट डेबिट साइड डेबिट 30,000। और क्रेडिट 2500। 25,100। हाँ 25,000, 25,100, और ये हो जाएगा 30। फिर सेल्स अकाउंट डेबिट साइड कुछ नहीं। কিছু হবে না। और क्रेडिट साइड 8500। 30,500। सेल्स अकाउंट खाली रहेगा 30,500। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड 100। क्रेडिट साइड खाली। कुछ नहीं। सेल्स रिटर्न अकाउंट 100। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 500। और क्रेडिट साइड 10,000। अब इसका टोटल करना है, अगर टोटल टैली हो जाता है तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अगर आ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग का डेबिट और क्रेडिट का कैलकुलेशन में कोई गलत नहीं है, जब हम लोगों ने जर्नल लेजर किया हो। तो टोटल करो कितना आता है? डेबिट का 1,19,100। ठीक।
हाँ, क्रेडिट का भी सेम। तो इसका मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, ठीक है। बाकी तो कोई एरर तुम लोग फाइंड आउट कर भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायल बैलेंस को देख के, ठीक है। तो ये जो मेथड है, यहाँ पर हमें बोला था कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है, लेजर से जो पोस्टिंग होके आया है, फिर ट्रायल बैलेंस बना लेना है। अब मुझे एक चीज बोलो, क्या इस ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बन सकता है? क्या इस ट्रायल हाँ, बैलेंस से बन सकता है। फाइनल अकाउंट्स के लिए क्या चाहिए? फाइनल अकाउंट्स के लिए हमें किसी अकाउंट का बैलेंस चाहिए होता है या उसका टोटल बैलेंस चाहिए? जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जो ट्रायल बैलेंस को देख के, तो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है क्रेडिटर 1000, तो क्या वो क्रेडिटर अकाउंट का टोटल लिखा हुआ रहता है, या क्रेडिटर से मुझे 1000 मिलने वाला है तो हम लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में क्रेडिटर 1000 दिखा देते हैं? टोटल दिखाता है। टोटल मतलब मेरा कहना है हाँ कि अगर ये मैम, बैलेंस शीट में है, শুধু ক্রেডিটরটা আসবে, টোটালটা আসবে না है। तो ফাইনালে। हम ये बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में 10,000 दिख रहा है, तो ये तो मैंने ट्रायल बैलेंस से ही लिया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिख रहा होगा फिक्स्ड एसेट 10,000। अब मुझे एक चीज बोलो, जैसे कि या फिर कैपिटल का ही देख लो, कैपिटल इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, तो इससे ही तो पता चल रहा है। क्या इससे तुम लोग बना लोगे फाइनल अकाउंट्स? फाइनल बैलेंस शीट में कैपिटल कितना लिखो? 9500। कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 500 रुपए कैश दिया था, 10,000 कैश इंट्रोड्यूस किया था, फिर 500 रुपए कैश विथड्रॉल किया, बैलेंस आया 9,500, तो अभी मेरा कैपिटल पड़ा हुआ है 9,500। 500। हाँ, लेकिन क्या इस तरीके से हमें दिया हुआ रहता है? वो तो 9,500 बैलेंस कर लिया, वो ठीक है, इधर और इधर देख के। लेकिन हम मेरा कहना है कि अगर हम लोग फाइनल अकाउंट्स जो बनाते हैं, क्या ऐसा रहता है हमारा ट्रायल बैलेंस? नहीं, उसमें शो करता है, ड्राइंग्स शो करता है। कभी भी दोनों साइड लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस नहीं होता है। तो क्वेश्चन इसीलिए था बिकॉज ऐसा एमसीक्यू पूछ सकता है हम लोगों से कि फाइनल अकाउंट्स जो बनता है उसके लिए ट्रायल बैलेंस कौन से मेथड से बनना जरूरी है? बोलो कौन से बैलेंस मेथड से? मेथड, बैलेंस ये मेथड। ये वाला इससे होता है, बैलेंस मेथड से। कभी भी हम लोग, तुम लोग अगर 11 में फाइनल अकाउंट्स किए हो, जो कि करना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स तो देखो होता है मैंडेटरी ही करना पड़ता है, कभी ऐसा नहीं देखा होगा कोई ट्रायल बैलेंस जिससे हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि इधर भी अकाउंट है इधर भी है, ठीक है, दोनों साइड है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये मेथड हमारा यूजफुल नहीं होता है फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए, ठीक है। ये हम लोग को जो है बैलेंस मेथड ही बनाने के लिए दिया जाता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल एंड द टोटल अमाउंट बोथ ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस, जिसके हेल्प से अभी हम लोगों ने ये ट्रायल बैलेंस बनाए। इन दिस मेथड ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एज सून एज लेजर अकाउंट इज टोटल। लेजर का टोटल जैसे ही होगा ट्रायल बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम टेकन टू बैलेंस द लेजर अकाउंट इज saved under this method as balance can be found out in the trial balance itself. The difference of total of each ledger account is balance of that particular account. जैसे कि अभी बोल रहे हो कि कैपिटल ये 9,500 होगा, मतलब उस अकाउंट का एक्चुअली बैलेंस फिर वो होगा, मतलब दोनों एडजस्ट करने के बाद। दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बन तो सकता है बट कॉमनली ये कभी यूज नहीं होता है, कभी नहीं देखोगे ऐसा हमें ट्रायल बैलेंस दिया है। ओनली नेट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट इज रिक्वायर्ड। हमें सिर्फ नेट बैलेंस का जरूरत होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, तो हमें ये मेथड से फाइनल अकाउंट्स देता ही नहीं। मतलब जो ट्रायल बैलेंस हमारे सामने आता है वो बैलेंस मेथड का आता है। Therefore, the trial balance compiled under this method cannot be used directly for preparation of financial statement. बन तो सकता है बट कभी यूज होता ही नहीं, ठीक है। उसमें तो डबल मेहनत है, ऐसा क्यों देगा नहीं, क्योंकि हमें तो फाइनल अकाउंट्स बनवाना है, तो हम लोग इतना मेहनत क्यों करें। बट है ये मेथड तो हम सिखा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद एक बैलेंस मेथड से क्वेश्चन करते हैं, फिर एक पॉइंट सिखाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है या नहीं आता है, आने से क्या होता है, वो वाला थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखो इलास्ट्रेशन 2 दिया है, बोल रहे टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन एज गिवन इन इलास्ट्रेशन 1 प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड, मतलब सेम इसी क्वेश्चन से ट्रायल बैलेंस बना के देना है बैलेंस मेथड से। ठीक है, चलो फिर से यही वाला क्वेश्चन हमें करने के लिए दिया गया, बैलेंस मेथड से बना के देना है। ट्रायल बैलेंस of X and company as at 31st of March 2023. Name of accounts, ledger folio, debit, credit. अच्छा, सबसे पहले कैश अकाउंट, फिर था फर्नीचर अकाउंट। पहले अकाउंट का सारा नाम लिख लेते हैं, फिर पूछ लेंगे एक एक करके। कैश, फर्नीचर, सैलरीज, तुम लोग देख देख के लिखो, प्रीवियस वाला जो आंसर है उसको देख के लिखने से होगा। श्याम परचेज, परचेज रिटर्न, श्याम परचेज, परचेज रिटर्न, राम सेल्स, राम सेल्स, सेल्स रिटर्न था, सेल्स रिटर्न कैपिटल, सेल्स रिटर्न कैपिटल। बोलो बैलेंस मेथड मतलब क्या करना है, पढ़ के देख लो, लिखा हुआ है बैलेंस मेथड मतलब क्या करना। बैलेंस मेथड मतलब under this method every ledger account is balanced and those balance only are carried to the trial balance, सिर्फ लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए। जैसे कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, बोलो कैश अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है, 7,500। हाँ 7,500, तो ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस में जाएगा, लेकिन ये जाएगा किधर, तो कैश का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। डेबिट। डेबिट ठीक है, बैलेंस। ये क्रेडिट साइड दिख रहा है, तो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ना, जब टोटल किया होगा, देखो ये चीज क्लियर कर लो अगर किसी को क्लियर नहीं है, जब टोटल किया है किधर ज्यादा आया था, 35,500 इधर आया था, इधर उससे कम आया था, कितना आया था, अभी थोड़ी देर पहले जो लेजर का मेथड किया उसमें दिखाया ना हम लोगों ने 28,000, ठीक है, तो किधर ज्यादा आया था, इधर। ठीक है, तो इधर से 7,500 बोरो करके इधर मैच किया जाता है, तो इधर से बोरो हुआ, तो इसीलिए ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये किधर पुट होगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड पुट होगा, तो कैश अकाउंट बोल के 7,500 हमें डेबिट साइड लिखूंगा। ठीक है, ये देखो, और वैसे भी कैश का डेबिट बैलेंस होता है 7,500, ऐसे ऐसे करके करना होता है। फर्नीचर, तो फर्नीचर का बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस कितना, 3,000 3,000। अब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट डेबिट। डेबिट डेबिट ठीक बैलेंस। है, इधर से उधर उधार हुआ है, तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 3,000। फिर ये बताओ सैलरी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट का बैलेंस कितना है और क्या बैलेंस है, 4,500 डेबिट बैलेंस 2,500 डेबिट बैलेंस। और देखो एक चीज देखते जाओ, जितना भी एसेट और एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट साइड जाता है, एसेट, एसेट, एक्सपेंस। ठीक है, फिर श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट का बैलेंस कितना है, 3,500 3,500। क्रेडिट ठीक है, बैलेंस। तो क्रेडिट Credit बैलेंस, balance। क्रेडिट साइड से उधार गया है, तो इसका मतलब श्याम हम लोग का क्या है,
Creditor. क्रेडिटर, ठीक है। परचेज अकाउंट का बैलेंस 26,000. 26,000 Debit डेबिट balance. बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और परचेज वैसे भी डेबिट आइटम ही है, एक्सपेंस है। अच्छा, फिर परचेज रिटर्न बैलेंस 500. 500. 500 क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस। क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। वैसे भी परचेज का ऑपोजिट होता है परचेज रिटर्न, तो परचेज एक्सपेंस है डेबिट, जब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो एक्सपेंस कम हो जाता है तो वो क्रेडिट होता है, इसीलिए क्रेडिट आइटम होता है। राम्स अकाउंट बैलेंस 4,900. 4,900, तो डेबिट ये बैलेंस। डेबिट डेबिट Debit. बैलेंस। तो इसका मतलब राम हमारे क्या हो गए? Debtor. डेटर, डेटर। डेटर। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का देखो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट 30,500। बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 30,500। वैसे भी सेल्स हम लोग का क्रेडिट बैलेंस ही होगा क्योंकि रेवेन्यू आइटम। सेल्स रिटर्न बैलेंस 100 debit balance. सेल्स रिटर्न 100 डेबिट बैलेंस। सेल्स देखो क्रेडिट होता है, इनकम जब डेटर मुझे वापस कर रहा है मेरा सेल किया गया सामान, तो ही ना वो होता है सेल्स रिटर्न। तो उसमें तो मेरा क्या है, इनकम कम हो जाता है क्योंकि मेरा सेल वापस हो गया तो उतने का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, सेल नहीं, तो इसीलिए डेबिट होता है। कैपिटल 9,500 credit balance. क्रेडिट बैलेंस। 9,500 क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड जाएगा। 9,500 क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल कर 44,000 44,000 दोनों साइड है, देखा नहीं? ठीक है। ये दोनों मेथड को एक साथ करके यहाँ पर दिया है, ठीक है। हम लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो यहाँ पर ये एक नया चीज सीखते हैं, ये लिखा हुआ है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो बोल रहा है इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री आफ्टर ट्रांसफरिंग the balance of all ledger accounts including cash and bank balance and also errors are not located timely, then the trial balance is tallied by transferring the difference of debit and credit side to an account known as suspense। मतलब बोल रहा है जैसे बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा है, हम लोगों ने सारे लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, जैसे अभी हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया, सारे लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, फिर ऐड करके मान लो हमारे दोनों साइड 44,000 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस डिफरेंस जिधर कम ज्यादा आ रहा है, जैसे कि मान लो इधर आ रहा है, सपोज करो कि 40,000 आ रहा है, ठीक है। मान लो इधर तुम लोग मत काटो, इधर 40,000 आ रहा है, इधर 44 आ रहा है, तो बोल रहा है इसको मैच करने के लिए हमें क्या करना है। तो देखो हम लोग कम तो कर नहीं सकते, मतलब जिधर 44 आ रहा है दूसरा वाला भी 44 ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे को 40 कर दो, ठीक है। तो बोल रहे हैं हमें क्या करना है कि हमें सस्पेंस लिख के उसे जो है टैली कर देना है। तो मान लो हम लोगों ने लिख दिया सस्पेंस बोल के, इधर 4,000 लिख दिया और ये 44,000 से टैली हो गया। तो ये जो है टेम्पोररी मतलब अकाउंट है जिसको हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग का ट्रायल बैलेंस एक बार के लिए टैली हो जाए। दिस इज टेम्पोररी अकाउंट ओपन टू प्रोसीड फर्दर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये कर लेते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली बन जाए, लेकिन उसके बाद हम लोग तुरंत जो है फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि हमारा गलती कहाँ पर हुआ है, क्यों मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 2022
टू, ठीक है। अकाउंट हेड, कैपिटल, सेल्स, परचेज, ठीक है, सिर्फ रुपीस कॉलम दिया है और कुछ नहीं बोला है। फिर यहाँ पर इस तरीके से अकाउंट दिया, हम लोग को क्या करने बोला है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हम लोग को ट्रायल बैलेंस बना के देने के लिए बोला, ठीक है। चलो ट्रायल बैलेंस बना दो। इलास्ट्रेशन 3। अच्छा हाँ, क्वेश्चन अगर कोई मेथड हमें ना बोले तो कौन सा मेथड करना चाहिए जिससे कॉमनली फाइनल अकाउंट्स बनता है? हाँ, बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा traders as on 31st of March 2022. Name of accounts, ledger folio, डेबिट क्रेडिट। इसमें डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल कभी नहीं लिखना है, ठीक है। वो टोटल बोलता है, टोटल मेथड तभी लिखना होता है इनको। अच्छा, तो सबसे पहले है कैपिटल, तो बोलो कैपिटल किधर लिखे? Credit side. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 है। सेल्स, Credit side. क्योंकि सेल्स हम लोग का रेवेन्यू होता है, देखो रेवेन्यू, इनकम, ये सब है। हाँ, परचेस, Debit side. क्योंकि एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न, Debit side. Debit side. सेल्स का ऑपोजिट, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड 1000। डिस्काउंट अलाउड 2000। Credit side. डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है Debit तो side. डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड 2000। फिर इसके बाद एक्सपेंस 10,000। Debit side. ये तो एक्सपेंस है, खुद बोल ही रहा है, तो डेबिट साइड। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। Double. Credit side. ट्रेड रिसीवेबल मतलब पैसा Debit. मिलेगा जिस, मिलेगा। डेबिट Credit साइड, side. डेबिट साइड। डेटर, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, और ट्रेड पेबल मतलब मुझे देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी। ये एसेट है तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी होने से Creditor. क्रेडिट, क्रेडिटर। इन्वेस्टमेंट 15,000, Debit side. एसेट है, डेबिट साइड। कैश एट बैंक एंड इन हैंड, Debit side. एसेट है। 37,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, Credit side. Automatic credit side হবে। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम है। इनकम किधर जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, तो ये भी क्रेडिट साइड ही जाएगा 1500। और इंश्योरेंस पेड, Credit side. डेबिट साइड। No, debit. एक्सपेंस है 2500। अब टोटल करो, देखो कितनी होगी। Credit side is coming to 2,92,500. 2,92,500
500 क्रेडिट साइड, हाँ। दोनों साइड ही होगा, देख लो फिर भी। हाँ मैच कर गया। Illustration 4.5 का तो हमें सिर्फ बताना है कि कहीं पर कुछ गलत लिखा है कि नहीं, ठीक है। उसके पहले जो मैंने बोला ना क्लोजिंग स्टॉक वाला कंसेप्ट एक बार बता देते तो पूरा कंसेप्ट का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जितना होगा होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक, बोलो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहता है? कभी फाइनल अकाउंट्स किए हो जरूर, अगर ध्यान में है तो मुझे बता सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक किधर दिखाया जाता है? मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, बाहर रहता है, कहाँ रहता है? कुछ भी याद आ रहा है? क्लोजिंग नीचे स्टॉक लिखा ट्रेडिंग या रहता है। क्रेडिट साइड है, अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट साइड। हाँ नहीं, ट्रायल बैलेंस बैलेंस में कहाँ एसेट जाए? साइड, हाँ बैलेंस शीट में ट्रायल एसेट से, ट्रायल बैलेंस नीचे में लिखा कहाँ रहता जाए? है, क्वेश्चन में नीचे लिखा रहता था। मतलब एडिशनल ट्रायल इंफॉर्मेशन, एडिशनल में हाँ। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता था क्या नॉर्मली? नहीं नहीं नहीं। रहता, नहीं रहता था, ठीक है। क्यों नहीं रहता है उसका रीजन समझते हैं, देखिए। तो ये एक बार नोट बना लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक is not recorded in trial balance। मुझे जो लॉजिक याद है वो ये था कि मतलब बिजनेस कर लेते हैं सब, ये सब एक्सपेंस होता है, परचेस होता है जो भी, एंड देन लास्ट में हम लोग देख काउंट करते कितना बचा था। हाँ, इस वजह से वो नहीं रहता, वहां दिखता नहीं, बाद में कैलकुलेट होता है, बिकॉज इट इज ascertained after the preparation of trial balance। ये तो एक मेन पॉइंट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम अपने हिसाब से थोड़ा समझा देते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक रहता है, बोलो ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक रहता है कि नहीं रहता? हाँ रहता। रहता है, उसी को रहता देख है। के तो ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो मान लो 1421 में सपोज कि ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ठीक है। परचेज दिख रहा है 1 लाख, तो ओपनिंग स्टॉक का तो डेट ओपनिंग वाला होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर मान लो ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो कभी कभी ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक और डेट दे देता है ना, फिर परचेज लिख देता है इस तरीके से। तो मान लो ये दो डेटा है, तो ओपनिंग स्टॉक का तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। मतलब फाइनल अकाउंट्स का जब एंट्री होता है तो उसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक का एंट्री तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, तो उसका एंट्री क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक बोल के होता है उसका, अगर एंट्री का बात करें। ठीक है, अच्छा। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का अगर ओपनिंग स्टॉक 1 लाख 10,000 है, परचेज 1 लाख है, तो टोटल कितना स्टॉक का वैल्यू हो गया जो हमारे पास है? 1,10,000। 1,10,000, सही है। 1,10,000 हमारे स्टॉक का टोटल वैल्यू। अब ईयर एंड में 31 मार्च 2022 में क्लोजिंग स्टॉक
हम लोगों ने एसर्टेन किया, वो आ रहा है मान लो 20,000, ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एंड में एसर्टेन होता है, तो वैसे एसर्टेन होके आया 20,000। अब हम ये लॉजिक समझा रहे हैं कि क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन होता है वो तो समझ में आ रहा है, बाद में कैलकुलेशन होता है, वो मेरे एग्जाम्पल में भी पता चल रहा है। पूरे साल भर इतना स्टॉक था, बाद में देखा हमारे पास 20,000 का ही स्टॉक पड़ा हुआ। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों लिखा हुआ है तो टोटल 1,10,000 का डेटा लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक के रेस्पेक्ट में 10,000, परचेज के रेस्पेक्ट में 1 लाख। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो 20,000 दिख रहा है, ये कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है? बोलो। मतलब मेरे पास जो बचा हुआ स्टॉक है वो क्या ओपनिंग स्टॉक वाला पूरा स्टॉक और परचेज से कुछ अमाउंट है, बिकॉज वो 20,000 लिखा है, या परचेज का 1 लाख में से 20,000, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है? वो तो हमें दोनों नहीं में से पता। कुछ भी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ओपनिंग स्टॉक से थोड़ा बचा हुआ है, परचेज से थोड़ा बचा हुआ है, या फिर हो सकता है ओपनिंग स्टॉक पूरा बिक गया था, सिर्फ परचेज से बचा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, वो तो मुझे नहीं पता, बट ये 1,10,000 में से ही 20,000 आया है, इतना मुझे पता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर 10,000 और 1 लाख दोनों डेटा अवेलेबल है, तो क्या उसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड हो गया? बिकॉज वही तो 20,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नहीं समझ में आया मेरा बात। हम ये बोल रहे हैं कि ये 20,000 इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, इसके अंदर ये 20,000 इंक्लूडेड है कि नहीं? हाँ है। अच्छा मैम। तो फिर दोबारा क्यों लिखे? मतलब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक या परचेज में से ही क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज अपने फुल वैल्यू पे लिखा हुआ है, तो वो तो क्लोजिंग स्टॉक को लेके ही, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को तो ले ही रहा है ना। बोलो। ओ ओके। অলরেডি থাকে ওপেনিং স্টকের মধ্যে। हाँ, तो अगर हम लोग फिर से क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे 20,000 दिखाएंगे, तो क्या मेरा टोटल डेटा गलत नहीं दिखाएगा? হ্যাঁ, ক্লোজিং স্টকে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে ওই অ্যামাউন্টটা বেশি দেখাবে। हाँ, तो 20,000 तो एक्स्ट्रा दिखेगा ना। अगर हम ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में किधर दिखाएंगे? स्टॉक तो ऐसे होता है डेबिट साइड, परचेज भी डेबिट साइड, 1 लाख, टोटल 1,10,000। और अगर क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाएंगे तो डेबिट साइड ही दिखेगा ना, क्योंकि वो तो एसेट होता है 20,000। तो फिर टोटल कितना दिखेगा बोलो तो 1,30,000, बट 1,30,000 तो ओवरऑल मेरे पास है ही नहीं स्टॉक। समझ यस में मैम। आया? ठीक है। तो इसलिए नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं दिखाया जाता है। अच्छा, ये तो गया एक लॉजिक, और एक लॉजिक देखो। अब जैसे मान लो अगर मैंने एंट्री कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसका एंट्री क्या होगा? बता सकते हो? क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री अगर करोगे तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि स्टॉक मेरा एसेट है, टू 20,000 तो होगा, बट क्रेडिट किसको करोगे? मतलब एंट्री पास करने का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज देखो, हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक या परचेज का जर्नल या लेजर बनाया था तभी वो लेकिन ट्रायल बैलेंस में आया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वही चीज आता है जिसका जर्नल से लेजर पोस्टिंग हुआ होता है। क्लोजिंग स्टॉक का तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसका तो जर्नल या लेजर पोस्टिंग करते नहीं है कि वो हमारे ट्रायल बैलेंस में अपीयर करे, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये देखो, ये कैलकुलेशन वाला समझा दिया। दूसरा अभी जो बोला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो मेरा लेजर का बैलेंस आता है, क्या हम लोगों ने पूरे ईयर का जब जर्नल एंट्री किया था फिर उससे लेजर पोस्टिंग किया था, क्या कहीं पर भी हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किया होगा? सोच के बताओ। क्लोजिंग स्टॉक तो पूरे साल के बाद पता चलेगा, क्या क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किया होगा? नहीं मैम। नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं हुआ होगा तो उसका लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगा, तो वो ट्रायल बैलेंस में कहां से अपीयर करेगा? ठीक है, ये एक पॉइंट। एक तो ये अमाउंट वाला पॉइंट, 2। और एक थर्ड वाला, मान लो कि अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करते हैं, ठीक है, तो क्या सिचुएशन होता है? तो अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करते हैं
तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अगर हमारा जो स्टॉक बिका नहीं उस साल के लिए तो उस स्टॉक को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं। तो उससे क्या हम लोग अपने परचेस को क्रेडिट कर सकते हैं, मतलब मेरा खर्चा जो किया मैंने 1 लाख का, उसमें से कुछ सामान तो बिक गया। जैसे यहाँ पर 1,10,000 में से 20 पड़ा हुआ है तो कितने का सामान बिक गया? 90,000 नहीं हुआ, 90,000। 1,10,000 में से अगर सिर्फ हाँ 20 मैम। ही पड़ा हुआ है तो 90,000 का स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। तो 20,000 का मेरे पास रह गया, तो उतने से हम परचेस को कम कर देते हैं। ठीक है, एंट्री इस तरीके से करते हैं, परचेस क्रेडिट कर दिया। अब अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसके बाद अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इधर डेबिट लिख दिया, इधर क्रेडिट लिख दिया। ठीक है, इधर एक अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक, एक अकाउंट परचेस। ठीक है, तो परचेस का तो डेबिट बैलेंस होता है, तो बोलो परचेस क्लोजिंग स्टॉक कितने से लिखोगे, बोलो 20,000। ठीक है, हाँ मैम। परचेस पहले कितना डेबिट था? 1 लाख। अभी कितना क्रेडिट हुआ एंट्री करने के बाद? अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो 20,000। तो परचेस का नेट कितना हो गया, मतलब बिना लेजर बना 80,000 80,000। तो 80,000 डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? डेबिट। डेबिट हुआ। ठीक है, तो भी मेरा टोटल करके कितना आ रहा है? 1 लाख। अच्छा, इसमें 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक भी डाल देते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो रहेगा ना मेरे लेजर में। ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 10,000। 10,000। 10,000। अब बोलो टोटल कितना आता है? 1,10,000। तब भी मेरा कितना आएगा? 1,10,000 ही आएगा। लेकिन 1,10,000 दिखाने के लिए अगर क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ करते हैं तो परचेस को मुझे उतने से क्या कर देना चाहिए? डेबिट करना पड़ेगा। कम कर देना चाहिए। इसीलिए तुम लोगों ने सुना है एक बात होता है एडजस्टेड परचेस बोल के। फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त आता है एडजस्टेड परचेस बोल के, कभी सुने हो कि अगर एडजस्टेड परचेस रहा तो इस तरीके से? कुछ कंसेप्ट याद हो नहीं हो हम नहीं पूछेंगे, तुम लोग इतना तो बताओ कि एडजस्टेड परचेस कभी सुने हो कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बाय चांस क्लोजिंग स्टॉक दिखा तो मेरा परचेस क्या होता है? नहीं सुने हो कभी भी एडजस्टेड परचेस? एडजस्ट परचेस। सुने हो कभी? सुने हो तो फाइनल अकाउंट्स करते वक्त कि एडजस्टेड परचेस रहने से ऐसा करना है। मैम सुने हैं लेकिन कॉन्सेप्ट याद नहीं था। हम्म, तो ये ही एडजस्टेड परचेस हुआ ना। परचेस एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ? 1 लाख का था लेकिन हम लोग कितना लिख रहे हैं? 80,000। हाँ, तो हुआ कि नहीं एडजस्ट, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये देखो ट्रायल बैलेंस क्यों इसीलिए नहीं दिखना चाहिए, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखना चाहिए, उसका ये 3 लॉजिक है। एक तो अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस में वही सब लेजर दिखता है जिसका लेजर पोस्टिंग होता है, जिसका जर्नल एंट्री होता है। क्लोजिंग स्टॉक का नॉर्मली तो हम लोग जर्नल एंट्री करते नहीं, ठीक है। और ये नॉर्मली एडजस्टमेंट के तौर पे नीचे ही दिखता है क्योंकि वो हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करते हैं इस वजह से। ठीक है, दूसरा चीज जो है अगर लिख देते हैं तो क्यों नहीं लिखते, लास्ट में लिखते क्योंकि लास्ट में कैलकुलेट होता है और लिख के फायदा भी नहीं है। लास्ट में कैलकुलेट होता है, इधर भी दिख रहा है। और अगर लिख दोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों का ओवरऑल अमाउंट जो है ज्यादा दिखेगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस अगर हम लोग का कभी कभी ऐसा क्वेश्चन तुम लोग देखना 11 का बुक निकाल के देखना जरूर मिलेगा, या तो गूगल कर लोगे तो भी होगा, बुक नहीं है तो क्या हुआ कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक रहता है, ठीक है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट करने के लिए हमें बोला जाता है पता है? ऐसा अगर रहता है तो तुम लोग जब इससे ट्रेडिंग बनाओगे तो मुझे बोलो तो ट्रेडिंग में क्या क्या लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट मान लो ऐसा रहता है फाइनल अकाउंट, तुम लोग देखना जरूर अगर 11 का बुक है ऐसा भी क्वेश्चन रहता था। तो फिर परचेस तो 2 ओपनिंग स्टॉक लिख दोगे,
टू परचेज लिख दोगे और क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखोगे बोलो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर का चीज एक ही जगह पे पुट होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह पे पुट होता है। उसका कारण ये है कि जो डेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है उसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ होता है। जो 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 सारे चीज बाद में कैलकुलेट होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे एक के बाद एक दिया हुआ रहता है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक कॉमन आइटम, उसके अलावा जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड हो गया, इस तरीके का चीज। तो अगर ऐसा रहता है, कभी कभार ऐसा रहता है, ठीक है, ये एंट्री के वजह से अगर एंट्री ऐसे पहले किसी ने कर रखा हो तो इस तरीके का ट्रायल बैलेंस देता है। तो ओपनिंग स्टॉक तो इधर लिख दोगे 10,000, परचेज इधर लिख दोगे 80,000 और ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम फाइनल अकाउंट्स में एक ही जगह पे पुट होता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखने के लिए बोला जाता है? क्रेडिट साइड में। नहीं, क्रेडिट साइड में तो आता है बट ट्रेडिंग में नहीं लिखा जाता है। तब क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखने के लिए बोला जाता है पता है? ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में। क्यों बताओ? उसका लॉजिक क्या है अभी जो समझाया। तो देखो, मेरा अगर ऐसा फाइनल अकाउंट्स रहा कि मेरा ओपनिंग स्टॉक और परचेज ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग कैसे बनेगा? टू ओपनिंग स्टॉक कितना लिखोगे? मान लो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखोगे? 10,000। परचेज कितना लिखोगे? 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक आप किधर लिखोगे? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे है तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो इसका नेट करने से कितना आएगा? मतलब दोनों साइड अगर टोटल करोगे 1,10,000 से 20,000 लेस हो जाएगा तो कितना आएगा? 90,000। 90,000 क्या है? 90,000 आएगा, सही है। 90,000 को क्या बोलेंगे? ये 90,000 का अमाउंट हमें क्या बताता है? सेल्स। जो सोल्ड हो गया है। हाँ, जो सोल्ड हो गया उसका कॉस्ट, जो सोल्ड हो Yes, गया है ma'am. उसका कॉस्ट, सेल वैल्यू नहीं, ठीक है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे ही दिख रहा होगा, परचेज भी कॉस्ट पे ही दिख रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे ही दिख रहा होगा, मतलब cost जितना of हमारा goods sold। खरीदारी है। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ इसका मतलब मेरे कोई भी किसी भी मेथड से ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ना बनाए, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000 लिखना चाहिए। तो क्या ये 90,000 कवर हो गया 80 और 10 मिला के? यस मैम। क्योंकि मेरा परचेज 80,000 था, 1,00,000 था, उसमें से 20,000 क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। 80,000 मेरा वो परचेज है जो सोल्ड आउट हो गया, ओपनिंग स्टॉक जो सोल्ड आउट हो गया। तो 90,000 सीओजीएस होना चाहिए, वही दिख रहा है। अगर इधर क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे तो फिर वो तो कितना आ जाएगा? 90 के जगह 70। 70,000। वो तो गलत हो जाएगा ना। तो अगर हाँ। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो परचेज ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, मतलब नेट परचेज ही दिया हुआ है। वो परचेज दिया हुआ है जितना हम लोग का बिका है, और बाकी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में चला गया है जो परचेज तो हुआ था बट सोल्ड आउट नहीं हुआ। और ओपनिंग स्टॉक अपना जैसा है वैसा, उसके साथ कोई लिंक नहीं है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर रहेगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहने वाला आइटम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं, चाहे कोई भी आइटम हो, वो फाइनल अकाउंट्स में दो जगह पे पोस्ट होता है, क्योंकि उसका किसी तरीके का एंट्री नहीं हुआ होता है। तो एंट्री तो समथिंग डेबिट समथिंग क्रेडिट होगा तो दो जगह पे जाएगा। जैसे तुम लोग को एक एग्जांपल पूछते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, ठीक है? तो पहले इसका एंट्री बताओ क्या होता है? सैलरी डेबिट, अगर पे कर देते तो क्या होता? हम अगर बोलते सैलरी पेड 5,000 तो क्या एंट्री करते? सैलरी अकाउंट डेबिट टू यस। कैश या बैंक। तो पे तो नहीं किया तो कैश या बैंक तो नहीं लिख सकते। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लाइबिलिटी है, ठीक है? तो अब ये सैलरी डेबिट ये कहाँ जाना चाहिए फाइनल अकाउंट्स में? सैलरी डेबिट तो एक्सपेंस है, तो मेरा 5,000 का एक्सपेंस है लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया, जबकि पे करने का टाइम चला गया। हाँ, मैंने पे नहीं किया तो मेरा क्या हुआ है? मेरा पे नहीं होने के वजह से मेरा लाइबिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि उसका टाइम चला गया पे करने का, तभी तो लिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। टाइम पे अगर कोई काम करते नहीं है तो वो ऑटोमेटिक लाइबिलिटी बन जाता है। तो मेरा ये एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे? पीएल में मेरा जो पीएल है उसमें ट्रायल बैलेंस से जो सैलरी का डेटा मिलेगा वो लिखेंगे, उसमें ये हम 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के ऐड करेंगे, ठीक है? और दूसरा
दूसरा कहाँ बैलेंस जाता शीट में दिखाएंगे Liability लाइबिलिटी लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी है ना, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के जितने भी आइटम है, क्योंकि उसका कोई एंट्री नहीं हुआ होता है तो वो दो जगह पे इसीलिए पोस्ट होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमें बचपन में से सिखाया जाता है कि उसको दो जगह पे लिख दो, एक ट्रेडिंग में, एक जो है हमारे जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो एसेट होता है, एक्चुअली उसका एंट्री हम लोग का इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रीवियस एंट्री है कि अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करते हैं फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे होगा। नॉर्मली हमेशा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही क्लोजिंग स्टॉक एसर्टेन होता है, बट अगर ऐसा हुआ कि पहले क्लोजिंग स्टॉक हम लोग एसर्टेन किए फिर ट्रायल बैलेंस बनाए तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट होगा, और अगर बाद में हुआ तो वो क्लोजिंग स्टॉक में हर एक आइटम हमारा दो जगह पे पोस्ट होगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर का सारा आइटम एक ही बार पोस्ट होगा। उसका भी लॉजिक खुद सोचो, क्यों? क्योंकि वो तो मेरा अकाउंट का बैलेंस बता रहा है, तो वो बैलेंस दो बार पोस्ट कहां से होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी ना कोई डबल एंट्री होगा, वो तो ऑलरेडी डबल एंट्री होके पोस्ट होके उसका बैलेंस दिखा रहा है, तो वो दो बार पोस्ट हो ही नहीं सकता। मतलब क्लोजिंग स्टॉक देखने से ही हम लोग दो जगह पे पोस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम है वो फाइनल अकाउंट्स में एक ही बार पोस्ट होगा। जैसे परचेस देखो सिर्फ ट्रेडिंग में ही जाता है और कहीं नहीं जाएगा, ओपनिंग स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, या फिर और कुछ भी आइटम तुम लोग याद करके देख सकते हो। अब ये क्लोजिंग स्टॉक अंदर रहने का मतलब है ये परचेस को एडजस्ट करके रखा है। एडजस्ट करने का मतलब है जो बिका वही परचेस के हिसाब से दिखेगा, बाकी क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। तो एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो हम लोग सीओजीएस निकालते हैं, तो हमारा सीओजीएस सही सही निकलने से मतलब है, ठीक है। बाकी इधर एक सेल्स आइटम रहता है, सेल्स लिखने से हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट हुआ बेच के या लॉस हुआ तो जीपी या जीएल मिल जाता है, और ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक मिला के हमें सीओजीएस मिलता है। तो सीओजीएस मिलने से मतलब है सही सही सीओजीएस मिलने से मतलब है। तो अगर अंदर दिया हुआ है तो परचेज तो ऑलरेडी मेरा वो सीओजीएस के बेसिस पे ही दिया हुआ है, ये भी मेरा सीओजीएस है, तो टोटल सीओजीएस हो जाएगा मेरा 90,000, ठीक है। इसलिए इस तरीके से दिया जाता है। तो लॉजिक ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर नॉर्मली हमें क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये तीन लॉजिक हो गया, आई होप कि समझ में आया होगा। यस मैम। ठीक है, फिर ये इम्पोर्टेंट था, मतलब समझ लेना जरूरी है। हम लोग का यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3 तक हुआ, ठीक है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। फिर आज इतना ही कर। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय। मैम।